नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 60th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है फुल टेस्ट, जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मेरे साथ डेली के डेली बने रहिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अर्थात एनडीआरएफ के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2006 में। कब? 2006 में स्थापना की गई थी, 19 जनवरी 2006 को। तो इसीलिए यहाँ पे हर 19 जनवरी को यहाँ पे इसकी स्थापना दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसका एक अधिनियम है, ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन, ठीक है, अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसका अस्तित्व 2006 में, ठीक है, शुरू हो गया आना। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जहाँ पे भी कुछ इस टाइप का, ठीक है, डिजास्टर संबंधी जहाँ पे ट्रेजेडी होती है वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुँची जाती है, चाहे ये पहाड़ों से संबंधित हो जाए या बाढ़ से संबंधित हो जाए, जहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को यहाँ पे किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में एक सिनेमा हॉल का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जिसका नाम है कैथी सिनेमा हॉल। तो हॉल में देखते हैं ना, बहुत सारे जो लोग हैं जमा हो जाते हैं। तो जो भी सुभाष चंद्र बोस के समर्थक जो लोग थे वहाँ पे जमा हुए थे और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम, ध्यान रखिएगा, भारत का अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया, जिसमें जो भी उनके लोग थे, अनुयायी थे, उनको प्रधानमंत्री हो गया, सेना के सेनापति के रूप में हो गया, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे चुना गया था। इस लिहाज से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अंतरिम सरकार की स्थापना। और बीपीएससी में देखिए पिछले बार पूछा भी था कि अंतरिम सरकार में किसको, ठीक है, श्रम विभाग से संबंधित जो पद दिया गया था, जिसमें जगजीवन राम करेक्ट आंसर था। तो यहाँ से प्रश्न बनने की देखिए संभावना अधिक होती है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन सतह पर नहीं जाते हैं? समझ रहे हैं, मतलब क्षणिक भूत की भांति धूल तो उठाते हैं लेकिन सतह पर नहीं जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन को ले लीजिए, बीच में छोड़ देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ले लीजिए, बीच में छोड़ देना। तो गांधी का, ठीक है, जो भी आंदोलनवादी प्रक्रिया को एक हिस्सा था। तो इसी में देखिए यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये तंज कसा जा रहा था जब मामला चला आया था सांप्रदायिक पंचायत को लेकर, ठीक है, खासकर गोलमेज सम्मेलनों में। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर ने, ठीक है, बम्बई में बोला हुआ था। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अब ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया यहाँ पे ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो चूंकि ट्रेड यूनियन देखिए साम्यवादी हो गया, या फिर जो भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोग थे मिलजुल कर यहाँ पे चला रहे थे। लेकिन 1929 में देखिए यहाँ पे जो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। चूंकि इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि नागपुर अधिवेशन में ही यहाँ पे देखेंगे तो जो भी यहाँ पे साम्यवादी लोग थे, साम्यवादी कह सकते हैं, या दूसरे वर्ष से यहाँ पे सुधारवादी कह सकते हैं, जो कांग्रेस के यहाँ पे लोग थे, इन्हीं दोनों के बीच क्या हुआ था? तो विभाजन हो गया था। ध्यान रखिएगा, विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस ने अपना क्या किया? कांग्रेस ने अपना इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ध्यान रखिएगा, ये पूरा इंडियन ट्रेड यूनियन यहाँ पे फेडरेशन को कांग्रेस ने, ठीक है, अपना बनाया हुआ था व्यापारिक गतिविधियों संबंधित, ठीक है, चीज़ों को चलाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान जो गवर्नमेंट है उससे संबंधित जो भी चीज़ है तो देखिए करेंट का मुद्दा रहेगा ही रहेगा। ये बुक काफ़ी फेमस है, फेमस इसीलिए है कि इसमें देखिए मोदी की जो भी, ठीक है, विदेश यात्रा है लगभग 107 देशों की, उसमें बखूबी इसमें चर्चा किया गया है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा चांदमल कुमावत के द्वारा। ध्यान रखिएगा, चांदमल कुमावत के द्वारा इस पुस्तक को यहाँ पे लिखा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये तो देखिए बहुत ही जनरलाइज प्रश्न है, आप लोगों को ठीक है एकदम इसको सही करना है हर हाल में। पहला है यहाँ पे प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल जो कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में 1867 में, ठीक है 1867 में किया गया था। राधा स्वामी सत्संग है यहाँ पे तुलसी राम, ध्यान रखिएगा राधा स्वामी, ठीक है सत्संग तुलसी राम सत्संग से संबंधित है, बिल्कुल ये भी सही है। भारतीय ब्रह्मा समाज यहाँ पे केशव चंद्र सेन के द्वारा, ध्यान रखिएगा केशव चंद सेन के द्वारा, ये भी यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, केशव चंद्र सेन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। उसके बाद है यहाँ पे आत्मीय सभा, देखिए आत्मीय सभा दिया हुआ यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में, ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? अब देखिए भारत का जो ये 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट का जो भी ये ठीक है 7 राज्य है, बखूबी आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि किसकी सीमा म्यांमार से मिलती है, किसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे त्रिपुरा है, बिल्कुल ही देखेंगे तो ये बांग्लादेश के सटे हुए इस साइड है आपका, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे आपको त्रिपुरा देखने के लिए मिल जाएगा। त्रिपुरा के बाद इधर मिजोरम, फिर ऊपर मणिपुर, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा बी, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि म्यांमार के साथ देखिए जो सबसे जो ठीक है जो लंबी जो सीमा है कौन सा राज्य करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। देखा जाए तो लगभग 520 किलोमीटर की जो बाउंड्री है साझा करती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मिजोरम, मिजोरम, ठीक है मिजोरम लगभग 510 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पे साझा करते हुए आपको नजर आएगी। अब इधर हो जाएगा आपका ठीक है भारत, ये वाला जो एरिया है पूरा पूरा हो जाएगा भारत का। अब जो भी राज्य है देखिए बीच में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है अराकोमा, ध्यान रखिएगा अराकोमा पहाड़ है, अराकान युमा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भी राज्य है जैसे कि ऊपर देखेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो नागपुर, सॉरी क्या बोलते हैं कि नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के नीचे आ जाएंगे तो ठीक है मणिपुर, मिजोरम, तो 4 जो राज्यों से म्यांमार की जो सीमा है पूरी तरीके से शेयर करते हुए आपको नजर आएगी, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, ठीक है नैरोबी एक्ट में इसकी पहली बार बात उठाई गई थी, तब से रेगुलर रूप से यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 22 मई को, ध्यान रखिएगा 22 मई को। तो यही दिन था 22 मई, ध्यान रखिएगा 1992 को नैरोबी एक्ट में जैव विविधता पर, ध्यान रखिएगा जैव विविधता पर ठीक है मनाने के लिए इसको यहाँ पे ठीक है प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद से आगे चल के संयुक्त जो राष्ट्र महासंघ के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया। फ्रांसीसियों द्वारा अपनी प्रथम कोठी की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रांसीसियों द्वारा अपनी प्रथम कोठी की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए जो फ्रांसीसी जो लोग आया था लगभग देखा जाए तो 1664 में, ठीक है 1664 में फ्रांस का जो सम्राट था ध्यान रखिएगा लुई 14, उसी का एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट, क्या नाम था? कोलबर्ट था, ठीक है उसी के मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो राय मशवरा से आप कह सकते हैं, ठीक है जो फ्रांसीसी जो कंपनी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटलेस, कंपनी द ठीक है इंड बोलते इसको इंड ओरिएंटलेस, ठीक है यही कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, जो बिल्कुल ही एक गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। तो जब आया वो लोग तो पहली बार देखिए सूरत में पहला जो वो लोग अपना कोठी जो स्थापित किया, ध्यान रखिएगा 1668 में सूरत में किया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि दूसरी बार ठीक है उनके द्वारा अपनी कोठी कहाँ स्थापित किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मछलीपट्टनम में, ध्यान रखिएगा मछलीपट्टनम में हो जाएगा 1669 के आसपास, ध्यान रखिएगा 1669 के आसपास, ठीक है। इन्होंने ठीक है पांडिचेरी की भी नींव रखी, पौंडीचेरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्यान रखिएगा। पौंडीचेरी की जो नींव थी फ्रांसीसियों के द्वारा ही यहाँ पे रखी गई थी। इसमें भी एक व्यक्ति का नाम है फ्रेंडोइस मार्टिन, मार्टिन भी इसे बोला जाता है, फ्रेंडोइस मार्टिन,
1673 में पौंडीचेरी की नींव। ठीक है, आगे चल के इसी पौंडीचेरी को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों को पौंडीचेरी किससे मिली? करेक्ट उत्तर हो जाएगा उसका फ्रांस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है। इसका बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा तांबा। देखिए तांबा, ठीक है, अभी तांबे के बर्तन का खूब प्रचलन है। तांबे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को मारने में, ठीक है, बहुतायत रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, छोटे मोटे जो भी बैक्टीरिया होते हैं। निम्न में से क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे संभव नहीं है। कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है? ध्यान से देखते चलिए कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम ही सिर्फ नहीं होता, जैसे कि कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन हो जाएगा, कार्बन के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम। ये जो चार जो एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण इनके बिना यहाँ पे संभव नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी, मैग्नीशियम, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ध्यान रखिएगा बी। ठीक है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसे बोला जाता है, तो जनरली आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, पौधे अपना भोजन बनाने का ये कार्य करते हैं। इसके अन्य वर्णक भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दो वर्णक इनके होते हैं। एक तो होता है कैरोटीन, पूछा जा सकता है कैरोटीन, और दूसरा होता है यहाँ पे जैथोफिल। ठीक है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है? किस उर्वरक में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। देख पा रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट। क्योंकि यहाँ पे बाकी जगह देखिएगा तो नाइट्रेट है, यहाँ पे अमोनिया है, यूरिया है, सब जगह आपको नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम, ठीक है, सल्फेट है, यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? हिट कर दे रहा हूँ, जबलपुर। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया होगा जबलपुर। जबलपुर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर में 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। पहला है यहाँ पे राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु में। देखिए वैमानिकी जो भी यहाँ पे, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, विमान से संबंधित जो चीज़ें हैं, बेंगलोर में आपको भर भर के मिलेगा। करेक्ट उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रुड़की। थोड़ा सा और नहीं लग रहा है आपको? ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यहाँ पे रुड़की में नहीं है, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तराखंड, देहरादून में। ध्यान रखिएगा, देहरादून में। कार्य क्या है यहाँ पे? तो देखिए जो भी, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो भी स्थलाकृति हो गया, भौगोलिक या फिर अन्य सार्वजनिक श्रृंखला के मानचित्र डेटा हो गया, आज के समय में तो ठीक है जियोडेटिक डेटा वगैरह जो भी यहाँ पे, ठीक है, सर्वेक्षण हो गया, उसका उत्पादन कार्य सब यही करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ध्यान रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, देहरादून में। इसके अलावा केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में बिल्कुल सही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में, ये भी बिल्कुल सही है, समुद्रों के किनारे। तो करेक्ट उत्तर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नौ पसाड़िक स्थल से राख का टीला संबंधित है? तो बहुत फेमस प्रश्न है। ठीक है, आप लोग सही जवाब दीजिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका सी, संगनकल्लू। ध्यान रखिएगा, संगनकल्लू कर्नाटक के मैसूर के पास आपको, ठीक है, वेल्लारी जनपद में स्थित एक, ठीक है, जगह का नाम है संगनकल्लू। यहीं पे आपको 9 पसाड़िक कालीन जो, ठीक है, राख का किला देखने के लिए मिला है। तब राख का किला है, ठीक है, तो पशुओं से संबंधित है, जैसे पशुओं का जो भी गोबर वगैरह होता है, ठीक है, वहीं पे ढेर लगा के उसको जलाया गया है, उसी का वहाँ पे अवशेष मिला हुआ है। इसके अलावा राख का जो, ठीक है, जो ढेर है और भी जगहों से मिला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग मेंशन ही कर लीजिए, पिकली हल। इसके अलावा हो जाएगा कूपगल। इसके अलावा और भी है बुद्धि हल, मास्की भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अशोक अभिलेख जहाँ पे मास्की हो गया, ब्रह्मागिरी हो गया,
ब्रह्मागिरी हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो हमें मिला था संगनकल्लुम, इसीलिए बार बार एग्जाम यहीं पे अटैक करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक तो चूंकि जो ठीक है सबसे अधिक जो मंत्र जो समर्पित है वो तो इंद्र को है, लेकिन इंद्र ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। लेकिन इंद्र के बाद दूसरे नंबर का कौन है? अग्नि है। अग्नि के बाद तीसरे नंबर का कौन है? तो वरुण है। ठीक है, तो अग्नि, ध्यान रखिएगा अग्नि। अग्नि के लिए ऋग्वेद में देखा जाए तो लगभग 200 से अधिक स्तुति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और वहीं अगर इंद्र के लिए देखा जाए तो 250 से अधिक, स्तुति नहीं होता है, सूक्त होता है ना, सूक्त। ठीक है, सूक्त आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। वरुण को ऋग्वेद में ठीक है जल के देवता के रूप में भी इंडिकेट किया जाता है। इसके अलावा ऋतस्य गोप, नेचुरल चीज़ों को नेचुरल लॉ के ठीक है मतलब समझ सकते हैं कि न्यायकर्ता के रूप में भी इनको जाना जाता है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मजदूरी दिया गया था। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रुद्रदमन प्रथम। ध्यान रखिएगा, रुद्रदमन प्रथम। शक वंश, ठीक है, शक वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है रुद्रदमन प्रथम। ठीक है, जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध, ठीक है, कोंकण का जो तट है वहाँ पे इसने शामिल मतलब वहाँ पे इसने मतलब शासन किया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना जो देखिए सुदर्शन झील की जो स्थापना अगर देखा जाए तो ठीक है चंद्रगुप्त के समय से ही ये चला आ रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त, अशोक, बहुत सारे शासक इसमें शामिल थे जो इसमें पुनरुद्धार का ठीक है कार्य करवाए हैं, जीर्णोद्धार का। किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन है? देखिए मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अगर देवी लक्ष्मी की आकृति है तो एग्जाम उसको पूछेगा ही पूछेगा, और आपको पता भी होना चाहिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद गोरी। एक तरफ यहाँ पे ध्यान रखिएगा लक्ष्मी की मूर्ति, हेड टेल होता है तो एक साइड लक्ष्मी की मूर्ति, और दूसरे तरफ देखा जाए ठीक है तो ध्यान रखिएगा अरबी में लिखा हुआ कलमा ठीक है खुदा हुआ था, खुदाई की गई थी। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि तैमूर लंग ने ठीक है भारत पे जब आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? ठीक है, कौन वंश चल रहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा तुगलक वंश का यहाँ पे शासक था। ठीक है, बहुत ही कमजोर शासक के रूप में देखा जाए तो नसरुद्दीन महमूद यहाँ पे हुआ करता था। नसरुद्दीन ठीक है महमूद, ध्यान रखिएगा नसरुद्दीन महमूद यहीं पे हुआ करता था। ठीक है, तो आक्रमण जो माना जाता है लगभग 1398 के आसपास उसने यहीं पे यहाँ पे अटैक किया हुआ था, और खिज्र खान ने चूँकि बुलाया हुआ था, फिर लंबी चौड़ी कहानी है। तो जब आया तो भारत के जिन जिन क्षेत्रों को जीते गया आगे चल के खिज्र खां को, ध्यान रखिएगा खिज्र खां को ठीक है वहाँ का सूबेदार नियुक्त करते चला गया। जैसे कि वापस लौटने के दौरान उसने मुल्तान, दीपालपुर हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ का सूबेदार इसको नियुक्त कर दिया। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायणर को आश्रय प्राप्त था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? देखिए वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार और शायरों को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। अब आपको ध्यान होगा कि विजयनगर में ठीक है जो संगम के जो 5 पुत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट थे हरिहर और बुक्का, ध्यान रखिएगा हरिहर और बुक्का। चूँकि हरिहर और बुक्का जब इधर दक्षिण की तरफ थे तो उधर ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो वहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देखा होगा कि बहुत सारे शासकों ने ठीक है उत्तर से दक्षिण भारत में जब ये लोग अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो उस दौर में देखिए इतना आसान नहीं था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करना, अर्थात एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। लेकिन इसी समय यहाँ पे देखेंगे तो एक ऋषि मुनि का नाम है विद्यारण, ध्यान रखिएगा विद्यारण। इनका पूरा नाम है यहाँ पे माधव विद्यारण। इसी ने हरिहर बुक्का को प्रेरित किया माना जाता है। और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम है भाष्यकार सायण, भाष्यकार ठीक है सायण भी बोला जाता है इनको, भाष्यकार सायण। दोनों भाई थे, ये दोनों जो ऋषि मुनि भाई थे, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के प्रेरणाओं के फलस्वरूप विजयनगर साम्राज्य की इसमें स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। चलिए।
निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? जैसे जौनपुर का यहाँ पे दे दिया है अटाला मस्जिद, ध्यान रखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही है। मालवा का जहाज महल। अब यहाँ पे अजमेर का कुआल इस्लाम, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अजमेर का कुआल इस्लाम, अजमेर का नहीं होगा बल्कि हो जाएगा दिल्ली का, दिल्ली का, ठीक है। गुलबर्गा का जमा मस्जिद, बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? बहुत अच्छा प्रश्न बनाया हुआ, लेकिन माइक्रो लेवल पे इसको बना सकता था। ये दे देता कि जब्ती प्रणाली किसने शुरुआत किया था? टोडरमल ने किया हुआ था। टोडरमल, ठीक है, कहाँ का था आपको पता है? अकबर, ठीक है, मुगल। क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पे? अकबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अकबर, ठीक है। तो टोडरमल जो, ठीक है, जब्ती प्रणाली की जो इसने जो शुरुआत की गई थी, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इसको रखा गया था, मैंने भू राजस्व व्यवस्था से यह संबंधित था, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो देखिए छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात से, ठीक है, जो छत्रपति का जो पद था किसी न किसी को मिलता चला गया। काफ़ी लंबी चौड़ी पीढ़ी है, लेकिन लास्ट में आते आते देखेंगे, ठीक है, तो इसमें एक महिला का नाम है ताराबाई, क्योंकि आपको एक, ठीक है, मराठाओं का जो ट्री है, फैमिली जो ट्री है उसमें बनाएंगे तो इसमें आ जाएगा ताराबाई। ताराबाई मूल रूप से छत्रपति नहीं थी, औरत वहाँ पे नहीं बन सकती थी, लेकिन इसका एक छोटा पुत्र था, ध्यान रखिएगा, छोटा पुत्र, जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। तो माना जाता है कि ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय का संरक्षण किया। इसके अलावा औरंगजेब से वो लोहा लेने भी पीछे नहीं हटी, मैंने कुल मिला के सरेंडर नहीं किया। फिर ताराबाई के बाद देखेंगे आएगा, ठीक है, ताराबाई का जो कह सकते हैं कि जो, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे उसको रिश्ते में, ठीक है, भतीजा ही लगेगा ना, भतीजा जो आएगा साहू जी, फिर आएगा, ठीक है, फिर बालाजी की मदद से, ठीक है, पेशवा बालाजी की मदद से फिर वो छत्रपति बन जाएगा ताराबाई को हटा के, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शांत जल की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया हुआ था? बहुत फेमस प्रश्न है, देखिए बार बार पूछा भी जाता है इस प्रश्न को। इसका देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को यहाँ पे अपनाया गया था। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1505 से लेके, ठीक है, लगभग 9 तक, 4 सालों तक ये रहा था। इसी ने ब्लू वाटर की पॉलिसी को लाया हुआ था ताकि भारत के व्यापार पे एक अधिकार रहे, समुद्री व्यापार पे हमारा एक अधिकार रहे, ठीक है। करेक्ट उत्तर सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न यहाँ पे नहीं है? किसने कहा हुआ था? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, स्वामी दयानंद के द्वारा दिया गया था। अब इसको आपको समझना होगा, ठीक है। स्वामी दयानंद ने ही बताया था कि भाई देखो, देशी जो रियासत के जो राजा है ना, कितने भी खराब शासन क्यों ना कर ले, अपने लोगों के लिए अच्छा है। फिर अंग्रेजों के संदर्भ में इन्होंने बताया कि बाहर के लोग हैं, ये लोग कितना भी अच्छा शासन कर ले, लेकिन हमारे लोगों के लिए लोग खराब ही हैं। तो इसी संदर्भ में इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वामी दयानंद, ठीक है, एक स्वतंत्र एवं लोकतंत्र के पूरी तरीके से हिमायती थे। तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 25 प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। आशा करते हैं कि एग्जाम में इतना चीज़ों को आप लोग जरूर लेके जाएंगे। तो कंटिन्यू रूप से आप लोग देखते रहिए सीरीज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।